मेरे साथ आपको जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद सर दिखाई दे रहे हैं। बिना लाव लपेट के सर सीधा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। एक किताब जम्मू कश्मीर में जिसमें हीरोज पर्सनालिटीज की बात की गई है, बहुत विवाद हुआ। हालांकि उसके बाद 8 अधिकारी जो है वो सस्पेंड किए गए या निलंबित किए गए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ वैद सर, आपको कैसा लग रहा है मसर्रत आलम और मकबूल भट्ट के साथ जब आपको कंपेयर किया जा रहा है? आप उसी कंपनी में हैं जहां पर ये दो नाम है। मुझे लगता है को इट्स नॉट वेरी ऑनरेबल एंड फीलिंग एंड यू आर इन द कंपनी ऑफ मसरत आलम एंड मकबूल भट्ट। तो बहुत ही हीन भावना आती है जब आपको उनके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि आपने सारी जिंदगी अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगाई और इन लोगों ने देश को तोड़ने के लिए ये मकबूल भट्ट एक टेररिस्ट था जिसको एक टेरर इंसिडेंट किसी को मारने के लिए उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके जज साहब ने सजा मौत दी थी और उसको बाद में फांसी हुई। तो कंपेयरिंग ए टेररिस्ट विद somebody who has headed the JNK police in the most turbulent time in Jammu and Kashmir, तो ये बड़ी मैं समझता हूँ शर्म की बात है हमारे लिए। और इसी तरह जब मैं डीजी प्रिजन्स था तो मसरत आलम मेरा एक डेटिन्यू होता था। तो आप उसी किताब में मसरत आलम एक लेजेंड है और मैं लेजेंड हूँ। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लेजेंड बनना नहीं है। मुझे सिंपल एक भारत का सिपाही समझे तो मेरा उतना ही काफ़ी है। बाकी इन लोगों की कंपनी और इसमें जो गन कल्चर का और जो टेररिज्म का और सेपरेटिज्म का जो महिमा मंडल किया गया है, तो मुझे लगता है ऐसी किताब का अपनी बात छोड़िए, ऐसी किताब को अप्रूव करके एक इलेक्टेड सरकार जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को की कसम खाती है, वो ऐसी सरकार अगर ऐसी किताब को सारी गवर्नमेंट स्कूल्स की लाइब्रेरी में, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड समग्र शिक्षा अभियान जो लाइब्रेरीज को फर्निश करने के लिए किताबें प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है, उसका इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है इससे इससे घटिया बात नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है इसमें भारत सरकार को इसमें पूछताछ करनी चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इट्स ए मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स। और आप किस मानसिकता की किताब, ये तो हम्म। बेसिकली आईएसआई की मानसिकता है, ये पाकिस्तान की डीप स्टेट की मानसिकता है। ऐसी किताब को आने वाली पीढ़ी को आप पढ़ाना चाहोगे? ऐसी किताब आप लाइब्रेरी में रखो। सरकारी स्कूलों में जो ऑलरेडी रेडिकलाइजेशन अदिति जी आपके मदरसाज में हो रही है और ऑनलाइन जो एनक्रिप्टेड चैनल्स में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में जो हो रही है, अब वो जो सरकारी स्कूल बचे थे, अब उसमें आप इस तरह की किताब आप भेजिएगा ताकि जो बचे बचे कुचे हैं उनका भी सत्यानाश आने वाली पीढ़ी का किया जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही घिनौनी बात हुई है। हालांकि थोड़ा सोलेस मिला कल जब मैंने देखा, मेरे इंटरव्यू के बाद गवर्नमेंट का वो आया, क्योंकि कल काफ़ी मीडिया मेरे पास आया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो फिगर इन दैट। सो हम्म। मैंने जब वो इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें पूरे देश में वो गए, तो लेकिन उसके बाद एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला इन 8 लोगों को, लेकिन वहाँ इनको सस्पेंड किया है और उसमें इंक्वायरी ऑर्डर की है। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को लगाया है और उनको 30 दिन का टाइम दिया है इस इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। और साथ में इस ये जो पब्लिशर है और ये जो जिसने प्रिंट किया है उनको भी बैन किया, इस बुक को बैन किया है। दैट इज व्हाट हमारी डिमांड थी। लेकिन मेरा ये कहना है, क्या ये लोअर लेवल के अफसरों जो लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये उनका फैसला ये हो सकता है? मतलब इस तरह की किताब का इंट्रोड्यूस करना सरकारी स्कूलों में, क्या एक अगर आप नाम पढ़े 8 लोगों के, वो लोअर बहुत ही लोअर रैंक के लोग हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन, क्या ये लोग फैसला ले सकते हैं? क्या इस तरह की किताब को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हायर ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका अप्रूवल नहीं होता है क्या? तो हम्म। मेरा ये सवाल है।
तो इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए, ताकि हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, और इस सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। आप कैसे इस तरह की किताब को अप्रूव कर सकते हैं? आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल रेडिकलाइज जो करेगी, और जो पाकिस्तान की मानसिकता बोलती है, ये मेरा सवाल है जी। सर, जो आपने अभी बोला है, ये जिस तरह की टर्म्स यूज हुई, क्योंकि मुझे भी उस किताब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी थी वो देखने को मिली, तो उसमें IHK, जिसका फुल फॉर्म आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, इंडिया हेल्ड कश्मीर होगा शायद। यस। इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी, मसर्रत आलम का नाम हमने पहले लिया, मकबूल भट्ट का हमने नाम पहले लिया, सैयद अली शाह गिलानी का तो पोस्टर मैं कभी भूल नहीं सकती, वो फोटो जिसमें उन्होंने बाकायदा, जब हमारे MPs का डेलीगेशन आया था कश्मीर, तो गो बैक इंडिया के नारे वो लिख रहे थे, पेंट कर रहे थे। बहुत ही फेमस तस्वीर है, इनफेमस तस्वीर मुझे कहना चाहिए। और जिसे सबसे बड़ा पाकिस्तान का सम्मान मिला हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी लॉयल्टी किस तरफ रही होगी। तो इस तरह के लोगों का महिमा मंडन करना, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद DGP जम्मू कश्मीर सर्व किया और बहुत टर्बुलेंट टाइम्स पर सर्व किया ये टेन्योर। ये वो दौर था जब बुरहान वानी का समय, और उसके एनकाउंटर के बाद भी कश्मीर ने बहुत वायलेंस देखा है, बहुत पीड़ा झेली है, बहुत दर्द झेला है। बहुत हम जिन लोगों बहुत की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में बताइए कि ये सब लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि जब हम मकबूल भट्ट की बात की जा रही है, उसे शहीद कहना क्यों गलत है। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मसर्रत आलम जो जेल में है, जिसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने की बात है, जिसके उसे देशभक्त कैसे बताया जा सकता है, लेजेंड कैसे बताया जा सकता है, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। और दूसरा सर, इस बुक में आपको तब भी DGP दिखाया गया, तो क्या ये बुक पहले की पब्लिश थी? सवाल आपने जो उठाया एकदम वाजिब सवाल है कि भाई ये बुक आ कैसे गई। किसी अधिकारी ने नहीं देखा, किसी अधिकारी को नहीं पता था क्या? ये मेरे ख्याल से तो एक हर किसी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि मकबूल भट्ट को भारत में टेररिस्ट माना जाता है, वो दोषी पाया गया था। मसर्रत आलम कौन है, क्या करता है, सबको पता है, फिर भी इस तरह की किताब आ कैसे गई? यही यही सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। और देखिए, ये सारे लोग जो हैं, इसमें शबीर शाह का नाम है, इसमें मीरवाइज उमर फारूक का नाम है रेट्स में। मीरवाइज, और मीरवाइज उमर फारूक को दिखाया लास्ट होप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे बताइए, हम्म। लास्ट होप, हम्म। आई डोंट थिंक स्वाय उसके एक दो मोहल्ले के आस इर्द गिर्द लोग उसको चाहते होंगे। आई डोंट थिंक, बिकॉज जम्मू कश्मीर, एरस्वाइल जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख भी उसका हिस्सा था, जम्मू भी उसका हिस्सा है, हमारे यहाँ गुज्जर बकरवाल भी उसका हिस्सा है, पहाड़ी लोग हिस्सा है। तो अगर आप थोड़ी बहुत अगर आपने हिस्ट्री इनकी सुनी होगी, शेर बकरा वाली, तो वो बकरा को रिप्रेजेंट करते थे डाउनटाउन में, तो वो वहाँ थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस हुआ था। तो आप मीरवाइज उमर फारूक को दिखाते हो लास्ट होप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान की सोच हो सकती है, आई डोंट थिंक जम्मू कश्मीर में कोई इस तरह का सोच है। तो ऐसे आदमी को आप देखिए, इसको सैयद अली शाह गिलानी हमेशा इस तरह के बयान देता था कि ये इंडियन हेल्ड कश्मीर है। अरे भाई, आपकी जो एक्सेशन हुआ वो भारत के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ तो नहीं हुआ। अगर किसी ने फोर्सिबली कब्जा किया है तो POK को कब्जा किया है। POJ ये जो के लोग पिछले 20 दिनों से जेल रहे हैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं उनको यही कहूंगा, जरा फोन करिए POJ के लोगों को, जो पिछले गोलियां खा रहे आर्मी से, कितने लोग मारे गए, उनकी क्या हालत है। वो होता है कब्जा। आपने तो कब्जा देखा ही नहीं। जम्मू कश्मीर ये जो मिसनॉमर है कि वो आजाद, असली आजादी यहाँ है। आप यहाँ मर्जी मोदी को गालियां दीजिए, जिसको मर्जी, यहाँ वहां आसिम मुनीर को गाली दे के दिखाइए, आप दूसरे दिन वहां दिखेंगे नहीं। तो असली कब्जा वहां है। बेसिकली कबाली उन्होंने भेजे 47 में, उनके आर्मी के लोग कबाली बनकर आए थे, और उन्होंने क्या क्या किया, और मैं पूरा चिट्ठा खोलूंगा तो पता चलेगा कि उनकी क्या हरकतें थी। उन्होंने किस तरह बारामूला में
रैंसम, लोगों को लूटा, लोगों की लेडीज को बेहुरमती की, उनके रेप किए, वहां क्या क्या लोगों को मारा। और इनफैक्ट उस शेरवानी था जो कश्मीरी मुस्लिम था, मकबूल शेरवानी, लायन ऑफ जिसने बारामूला। उनको गलत रास्ता, मकबूल शेरवानी किया, तो उसने उनको गलत रास्ता, नहीं तो वो ढूंढ रहे थे श्रीनगर पहुंचने के लिए और एयरपोर्ट के लिए, तब तो भारत की फौज उतर नहीं पाती। तो ये हालत थी। तो आप उसमें जाएंगे, आज कुछ लोग इन चीजों को भूलना चाहते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। तो ये जो मकबूल भट्ट है, ये जेकेएलएफ का पहला टेररिस्ट था। इसने टेरर इंसिडेंट किया और किसी की हत्या की, उसका ट्रायल चला, उसके बाद इसको पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, लीगल प्रोसेस के, उसके बाद जज साहब ने इसको सजाए मौत दी। उसके बाद ये छूट गया और पाकिस्तान चला गया। फिर ये वापस पाकिस्तान से जब आया, इसको दोबारा अरेस्ट किया गया बाय जेएन की पुलिस, एंड देन ही फेस्ड दिस डेथ सेंटेंस एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। सो ये पाकिस्तान का माउथ, ये आपके जितने हुर्रियत वाले हैं, सैयद अली शाह, मैं कड़वी कहता हूं, लोगों को बुरा लगेगा, खासकर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खेलती हैं, वो सैयद अली शाह गिलानी को इस्तेमाल करती थी भारत सरकार के लिए। और वो जो है, ये सारे जो लोग हैं, ये सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, इन्होंने, ये पाकिस्तान के माउथ पीस थे। ये इन्होंने पाकिस्तान, मसरत आलम कौन है, पाकिस्तान का माउथ, ये उनका एजेंडा चलाते हैं, उनकी डीप स्टेट का। इनको पैसा दिया जाता था एम्बेसी से, पत्थरबाजों के लिए पैसा आता था। सैयद अली शाह गिलानी, शायद कश्मीरी जानते नहीं है कि पैसा कौन पैसा देता था, सब जानते हैं, कश्मीर के हर आदमी को पता है। तो किस तरह से पैसा बांटा जाता था और पत्थरबाजी करवाई जाती थी, हालात खराब के, फौज पर पत्थरबाजी, पुलिस पर पत्थरबाजी। और जब आप बुरहान वानी वाली बात कर रही थी, उसमें तो मैं डीजीपी था, मुझे याद है एक दिन में 60-60 जगह पर, 50-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, आर्मी पर, पुलिस पर, सीआरपी, बीएसएफ पर, और हजार हजार का हजूम होता था, कितने लोग जख्मी होते थे, मुझे शाम को हिसाब पूरा लेने में कितनी परेशानी होती थी। तो ऐसे वक्त भी हमने देखा। तो ये सारी जो है पाकिस्तान का एजेंडा चलाते थे, ये भारत को से कश्मीर को तोड़ना चाहते थे, जो पाकिस्तान का एजेंडा था उनकी डीप स्टेट का। तो अगर ये किताब उनका महिमा मंडल कर रही है और ये उनको प्रमोट करिए कि वो शहीद आजम, अगर मकबूल भट्ट शहीद आजम है, तो फिर आप बताइए, मतलब आप उसको बता रहे हैं जो भगत सिंह की तरह मकबूल भट्ट हो गया, ये टेररिस्ट है साला। तो इस तरह का, ऐसे लोगों का महिमा मंडल अगर आप करते हैं, ये कितनी बड़ी गफलत है आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। मुझे लगता है इस बात पे तो हमारी सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इनको एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए भाई। आप कैसे ऐसी बुक को, उसकी जिम्मेवारी नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी, लाइब्रेरियन ने फैसला किया कि सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और सरकारी, हर सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में, और भारत सरकार के फंड्स को यूज करके आप कर रहे हैं। शर्म शर्म आनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आई होप जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, ही फाइंड्स ऑल दीज फैक्ट्स कि हु वाज द पर्सन जिसने ये लिया, और कैसे बिना इनके अगर हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर कैसे हुआ। आई एम ग्लैड दैट दिस बुक हैज बीन नाउ withdrawn, order has been withdrawn, और पब्लिशर और इस बुक को बैन किया गया। करना ही चाहिए, ऐसी किताब को तो पहले बैन होना चाहिए। ये मेरा पहला सवाल था कल जब मीडिया वाले आए कि ऐसी किताब पहले बैन कैसे नहीं हुई भाई। अब उल्टा इसको पब्लिक, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को मीडिया वाले बता रहे थे कि वो कहते हैं जी आप पढ़िए ना पढ़िए, ये हम लाइब्रेरी में भेज रहे हैं, कोई जुल्म थोड़ा कर दिया। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब पाकिस्तान का एजेंडा आप हमारे सरकारी स्कूलों में चलाइए, आप वहां लाइब्रेरी में रखिए, पढ़िए ना पढ़िए, मतलब यू आर मिस यूजिंग इंडियन फ्रीडम। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, इसका मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाइएगा, वो कानून में परमिटेड नहीं है, उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी। जी, अभी आप कह रहे थे ना, एनसी के जो भी नेता ऐसा बोलते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भारत का एजेंट मानता था। एनसी जो कि उसके फाउंडर है। अब ये इस तरह से परसीव किया जाता था उनके नेता को, और उनको शर्म नहीं आ रही है
कि किस तरह की बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा सर, दो बुक्स की बात की जा रही है कुछ रिपोर्ट्स में, जैसे जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ JNK, जो कि हिलाल अहमद और संतोष मीणा द्वारा लिखी गई और पब्लिश की गई ओबरॉय बुक सर्विस जम्मू द्वारा। और एक और बुक की बात की जा रही है, ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसे कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है ऑथर्ड बाय सुशांत गिरी और पब्लिश्ड बाय अनुराग प्रकाशन दिल्ली द्वारा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक किताब की 123 कॉपी स्कूल्स को दी गई जम्मू में और रामबन में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी किताब की 128 कॉपी दी गई जम्मू और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये अभी आपने जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान की डीप स्टेट का हिस्सा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस समय जो POJK में चल रहा है, क्या आपको लगता है ये उधर से भी एक साजिश, नापाक साजिश हो सकती है कि इस तरह से बरगलाया जाए, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए कश्मीर में? क्योंकि कश्मीर में बाकी अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ रह नहीं गया। डेवलपमेंट, बेचारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे अब वो स्कूल जाते हैं, हड़तालें नहीं होती हैं, दुकानें खुलती हैं, जिन्हें काम चोरी की आदत पड़ गई थी अब उन्हें काम करना पड़ता है सरकारी मुलाजिमों को। तो ये एक, आपको आप क्योंकि आपने पुलिस फोर्स को हेड किया है, आप क्या ये गुंजाइश भी देखते हैं कि ये साजिश बॉर्डर पार से हो सकती है, जानबूझकर इस टाइम पर जबकि POK में प्रोटेस्ट चल रहा है? बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने डिमांड की थी कि इसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, अगर आप भारत की हिस्ट्री देखें तो एक बड़ी फेमस सेइंग है, जितने भी आक्रांता आए दरवाज़ा अंदर से खुलता है। हमारे ही लोगों ने उनकी मदद की, हमारे ही किंग्स के खिलाफ तभी इस तरह का आक्रांता आए और वो यहाँ कामयाब हुए, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, उनसे पहले मुगल थे, उनसे पहले अफगान थे, जो भी थे, मतलब सभी जो बारी बारी आए। आफ्टर ऑल हम में से ही किसी ने उस देशद्रोह किया, तो उसके लिए जयचंद का नाम अगर आप जानते हैं, तो हम में से ही कुछ लोग हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि पाकिस्तान से पैसा भी इस काम के लिए आया हो जो लिख रहे हैं, या उनकी मानसिकता ऐसी है, क्या वो उनकी सोच ही पाकिस्तान स्टैब्लिश वाली, या फिर पैसा आया है। दो ही पॉसिबिलिटीज होगी और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और इसमें साजिश को रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिकॉज जैसे आप कह रही थी, यहाँ हालात बिल्कुल, अगर आप देखें जम्मू कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल सी, आप आज वहाँ ही आप देखिए ना, नॉर्मल सी की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट। पत्थरबाजी जीरो हो गई, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, टनलें बन रही हैं, रेलवे पहुंच गई है। और पाकिस्तान POJK में पाकिस्तान फौज को जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, तो वो करेंगे क्या? तो इसमें साजिश यू कैन नॉट रूल आउट। इट इज पॉसिबल कि कुछ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी की जाए, जो इशू बनाया जाए, ताकि यहाँ हालात पैदा किए जाएं और इस तरह एक तो डाइवर्शन की जाए POJK के लोगों को और यहाँ बिगाड़ा जाए। तो इसमें यू कैन नॉट रूल। सो दैट्स व्हाई आई वाज डिमांडिंग ड्यूरिंग माय इंटरव्यू यस्टरडे कि इसमें एक थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को किसने कहा ये लिखने के लिए, क्या ये इनकी मानसिकता है? अगर मानसिकता है देन ऑल्सो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यू कांट प्रमोट एजेंडा ऑफ द पाकिस्तान डीप स्टेट है, ISI है। तो अगर इन्होंने पैसा लिया है तो वो ट्रेल भी ढूंढनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें NIA जैसी एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी। अभी जो POK में हालात है सर, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से POK के बारे में ही बात करती, कश्मीर में आती रहती हूँ, अच्छा लगता है। देखते हैं जब हम कभी आपके टाइम पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, वो खबरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते थे कि भाई किस तरह से पथराव हो रहा है। मैंने खुद स्टोन पेल्टर्स के इंटरव्यू किए जो बताते थे कि भाई हमें पैसे दिए जाते, 500 रुपए दे देते थे, हम जाके पत्थर फेंक के आते थे, बस चले जाते थे, क्योंकि सब जा रहे होते थे तो हम भी जाते थे। इंटेंशन शायद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बरगला दिया जाता था, पैसे मिलते थे, जाते थे, फेंक के आते थे ये पत्थर। अब वो खुद मेन स्ट्रीम में वापस आए, सब अपने काम काज कर रहे हैं, जीवन इनका नॉर्मल सी की तरफ है, बच्चों की आंखों में सपने हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं। वहीं POK जो लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में आ रहा है कि भाई वहां तो लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, वहां लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, वहां पे लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। अभी आपने जिस गवर्नमेंट की बात की, वो गवर्नमेंट बाकायदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट होके आई। और जो लोग कहते हैं कि भैया ये तो EVM को लेके अक्सर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई
क्योंकि अगर इलेक्शंस रिग्ड होते तो फिर वही होता जो 80s में हुआ था, फिर हाँ, वही होता जो 80s में हुआ था, लेकिन वैसा कुछ नहीं बिल्कुल। हुआ। एक हाँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आई। मेजॉरिटी ये वाली भी है। नहीं था कि भाई बराबरी रखी गई या कुछ भी किया गया। नो, नो, नो। तो मैं आपसे, ये जो पीओके के हालात हैं, इन पर इनको लेकर आपके क्या व्यूज हैं इस वक्त? लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखिए ऐसा, पीओके आजाद हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आप कैसे देखते हैं? देखो अदिति जी, पीओजेके में जो हो रहा है उसके दो तीन वजूहात हैं। और एक तो जो पाकिस्तान आर्मी की ज्यादतियां होती हैं वो तो सभी जानते हैं, वो किस तरह की एट्रोसिटीज, वहां का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है नहीं, रूल ऑफ लॉ है नहीं। आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला, आप रात को गवर्न हो जाएंगे, और आप कहाँ गए वो भी दिखता नहीं। बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे उठ के जाते हैं। तो एक तो कारण वो भी है। दूसरा, आपने सुना उनका स्लोगन कि यही, ये जो दहशत गर्दी है इसके इसके पीछे पीछे वर्दी वर्दी है। है। बड़ा नटोरियस, मतलब फेमस ये स्लोगन है। तीसरा, उन्होंने ही अभी कल परसों उनका जो लीडर था वो बोल रहा था कि पहले इन्होंने हमको गन दी, अब हमको ये हम्म। टेररिस्ट बोलते हैं। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, सरदार अमन इन्होंने खान। जो अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी जो है उनकी, वो कंग्लोमरेट है सभी सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको आपने, इन्होंने डिक्लेयर किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो कहते हैं जी कि जी। हमको साला टेररिस्ट बोलते हैं, पहले ये हम ही को हथियार देते थे। तो तीसरा, चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरनेट। इंटरनेट ने क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन जम्मू एंड हम्म। कश्मीर। जब हम्म। जब इंटरनेट नहीं था 1990 में, 89 में, जब बहुत सारे हजारों की तादाद में कश्मीरी लड़के जाते थे, उनके माइंड में रोमांटिसिज्म होता था कि पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं जन्नत, पाकिस्तान मींस मींस जन्नत। तो जब वहां जाते थे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, जब वापस आते थे, मैंने हजारों टेररिस्टों को इंटेरोगेट किया। तो बहुत सारे जो हम्म। है वो फ्रस्ट्रेट होके आके बोलते थे, सर ये वहां तो हम ये उससे तो अच्छा नहीं है, हम वहां गए, वहां तो कोई कोई आजादी नहीं, कोई फ्रीडम। लेकिन क्या हुआ जब इंटरनेट आया, अच्छा उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती जब वापस आते थे, तो इसलिए बहुत सारों ने टेररिज्म छोड़ दिया। तभी वो बने थे इखवानीज, अगर आपको याद होगा इखवानीज जो इखवान, बने। जी जी जी, मैंने आपको रिपोर्ट्स किए हुए हैं उन पे, जी जी। एक फेज आई थी हुक्का परे टाइप का ना, वो अखबानियों का लीडर बने, फिर वो हम्म। अगेंस्ट हिजबुल मुजाहिदीन, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को खत्म किया। तो बहुत हद तक। तो आज क्या हुआ, पिछले 10-15 सालों से इंटरनेट पूरी दुनिया में आ गया, सोशल मीडिया आ गया। अच्छा वो सब कुछ दिखाता है सोशल मीडिया में, वहां वो लोगों को आटा नहीं मिलता, वहां लोगों को बिजली नहीं मिलती। अब वो देखते हैं कि इंडिया में चार चार पांच पांच एयरपोर्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रेन जो पिछले 30-40 सालों से हम सुन रहे थे वो पहुंच गई। आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स, जो जोजिला पास जैसी टनल बन गई। आपके जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स, दो दो, एक दर्जन मेडिकल कॉलेज हैं, पीओजेके में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो जब नहीं ये है, सारा मुजफ्फराबाद दिखता में भी है, नहीं है। अच्छा 12 में, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये भी हमारे ही भाई हैं भाई, और इंडिया में इनको, इसीलिए वो नारा लगाते हैं मोदी जी हमको भी ले लो, मोदी हमारा लीडर मोदी जी साथ, बिकॉज दिस इज द करिश्मा ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सो वो उनको दैट इज व्हाई टुडे यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन पीओजेके, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया वहां। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हम्म। दिया क्या पीओजेके लोग, आज वो सवाल पूछते हैं। दैट इज व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग। तो ये जो है, ये सब देख के ऐसा नहीं है कि हमारी साइड लोग नहीं देख रहे हैं। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के कश्मीरी लड़के बड़े स्मार्ट और वो हैं, वो भी ये सब देखते होंगे तमाशा कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हालत है। वो दे डोंट सी देयर फ्यूचर इन पीओजेके, इन इन पाकिस्तान। एक टाइम पे ये बोलते थे पाकिस्तान का नारा, आज उनको मालूम है कि वहां डूबना ही डूबना है, भूखा ही मरना है। अगर हमारा फ्यूचर है तो इंडिया में है, चाहे जहां इनके आड़े में इस्लाम आता होगा, क्योंकि कट्टरपंथी मानसिकता और रेडिकलाइजेशन तो हुई है, वो आज भी ऑनलाइन होती है मदरसों में। लेकिन उसके बावजूद भी इनको मालूम है कि हमारा फ्यूचर इंडिया में है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी रहती है।
they are making lives, they are becoming doctors, engineers, they are becoming IAS ऑफिसर्स, क्या क्या नहीं बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो वहां जाके क्या करना, भीख मांगनी है? वहां से पाकिस्तानी जितने अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो तो भाग रहे हैं वहां से। वो सब, कोई भागता है दुबई, कोई भागता है अमेरिका, उनका सपना होता है पाकिस्तान से निकलना। तो ये हालात पैदा हो गए हैं, तो विच अब जो वहां स्थिति है, ये नहीं लगता इंडिया को इंटरवीन इमीडिएटली करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपने बोझ से के तले टूट जाएगा। आप देख लेना, कब टूटता मैं नहीं, टाइम एंड डेट नहीं बता सकता, लेकिन टूट जाएगा। जिस तरह के हालात बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती है। आप देखिए उनकी हालत देखिए, किस तरह से मैसेकर पाकिस्तानी फौजियों का हो रहा है। दे कैन नॉट ओपन द रोड, उनकी ट्रेनें, पूरी ट्रेनें उड़ा दी जाती, हाईजैक की जाती। कभी सुना इंडिया में? तो पाकिस्तान फौज की वो हालत है। उनका जो हेडक्वार्टर है उधर हमला होता है, जो बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा में। TTP का ले लीजिए, KPK में, वहां क्या हालात है इनकी, बुरी हालत। अच्छा, आप POJK बचा था, POJK में आप सारा पिछले 20-25 दिनों से देख रहे हैं। तो ये ऐसे में कब तक आप सस्टेन करोगे? ये जिस दिन फौज सस्टेन नहीं कर पाएगी, उस दिन टूट जाएगा। ये फौज की वजह से जुड़ा हुआ, जो भी पाकिस्तान आज है इकट्ठा, इट्स एन आर्मी। जिस दिन इसका क्रैक होना शुरू हो गया, अभी मैं 3-4 दिन पहले सुन रहा था कि 150 आदमी ने, जो POJK के रहने वाले आर्मी में, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगी है। हालांकि वो प्रोसेस होती है नहीं होती मुझे नहीं मालूम, मतलब नौबत यहां तक। वो बोल रहा है स्पीच में, अब देखिए जो जॉइंट एक्शन कमेटी का आदमी, वो स्पीच में बोल रहा है कि 150 फौजी, है ना, बोल रहा था ना वो। तो इसी तरह जिस दिन बलोची इस तरह खड़े हो गए कि हमने नौकरी नहीं करनी, तो कौन बचा? KPK वाले भी नहीं रहना चाहते, तो बचा कौन? पाकिस्तान, पंजाबीज आज भी मेजॉरिटी पंजाबीज है, बट कैन दे सस्टेन? तो पाकिस्तान के आप देखते जाइए, आने वाले समय में कब होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑन इट्स ओन वेट इट विल क्रैक। और जिस तरह से अफगानिस्तान से झगड़ा हो रहा है, जिस तालिबान को इन्होंने पैदा किया, आज वही उन पर ये हमला करते हैं, वो इनको थ्रेटन कर रहे हैं। तो सिंध वाले ऑलरेडी इनसे नाराज है, तो बचा कौन? सिर्फ पंजाबीज। तो आप देखिएगा पाकिस्तान की हालत अंदरूनी बहुत बुरी है, और फाइनेंशियली बैंकरप्ट है। जहां जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे के आदमी तक, सब मंगते बने हुए, सब भिखारी बन के पैसे दे। आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना हो। तो ऐसे में कब तक सस्टेन करोगे? आपकी फौज कैसे चलेगी? आप कब तक IMF का वो बेल आउट लेते रहोगे? तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अच्छा समय नहीं है, आप देखिएगा। तो मुझे नहीं लगता हमें इंटरवीन करने की जरूरत है। लेट्स वेट एंड वॉच, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग वेरी राइट। और अंदर जिसको करना है, ऑपरेशन सिंदूर ने इनकी बसे मैया मार दी है, और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया। ये पहले सोचते थे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, वी आर सेफ। टुडे ऑपरेशन सिंदूर लास्ट ईयर मेड इट पॉसिबल कि आप जहां मर्जी रहो, 100 किलोमीटर अंदर रहो, आपका भावलपुर होगा या मुरीद के होगा, हम वहां हिट कर सकते हैं, प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं। आपके जितने 11-12 जो एयर बेसिस थे उड़ा दिए ब्रह्मोस ने। तो अब इनको बहुत बुरी वो है। आप ये कभी अमेरिका को अपना बाप बनाते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप इनका बाप बना हुआ है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल फायदा। कभी ये चाइना को बाप बनाते हैं। तो ये गेम कब तक चलेगी? लेट्स वेट एंड सी। चलिए इसी नोट पर सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे भी बातचीत होती रहेगी। यही जो इनसाइट्स होते हैं ना आपके पास, अंदर की जो खबर रहती है, यही आपसे बातचीत जो है वो मैं चाहती हूँ दर्शकों तक पहुंचे, लोगों को जानने और समझने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत सर।